हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों इसके सर दरोगा का एसआई का रिवीजन क्लास। जो इसे देखना ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लूसेंट का रिवीजन क्लास आप एक बार देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको जितना भी पढ़ा हुआ एक बार देख लीजिएगा तो पूरे साल का आपका रिवाइज होगा दोस्तों। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष करूं ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो आग लग जाता है जब सीने में, है ना। आग लग जाता है, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। उसके बाद आते हैं, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं बीपीएससी मस्ती एकेडमी में, आपका एसआई का रिवीजन क्लास लूसेंट का चल रहा है दोस्तों, देखना ना भूले। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, और उसके बाद बगल में बेल आइकन की घंटी दिया हुआ उसको दबा लीजिए दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है आपको कि शेयर कर देना है। क्या कर देना है देखिएगा, शेयर का शेयर लिखा हुआ होगा, शेयर व्हाट्सएप पर शेयर कर, इस फेसबुक पर शेयर कर देना है आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो आज चलते हैं दोस्तों। कहा जाता है भारत वर्ष के नाम से ज्ञात जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। यानी भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है जिसे महाकाव्य या पुराणों में कुछ कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, महाकाव्य और पुराण में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। अर्थात भारत का देश कैसा देश, भारतों का देश है। कैसा देश, भारतों का देश है। यहाँ निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा जाता है। माने यहाँ जो निवास करता है उसको भारतीय तथा भारत का संतान कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। यानी भारत जो है एक प्राचीन कबीले के नाम था। कुछ भारत एक प्राचीन कबीला जो रहता था दोस्तों, उसी का एक प्राचीन नाम था, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू इसके मतलब होता है जामुन और वृक्षों का द्वीप कहा जाता था। समझिएगा बात को, है ना। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। प्राचीन जो ईरानी रहते थे उसे सिंधु नदी के नाम से इसके, जिसे सिंधु नदी न कह करके हिंदू कहते थे। ईरानी लोग क्या करते थे, सिंधु नदी के नाम से इसे जोड़ते थे, लेकिन सिंधु नदी ना कह करके इसे हिंदू कहना चालू कर दिया, ना करके कुछ कर दिया, हिंदू कहना चालू कर दे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। अब पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने लगा, है ना। एक नदी के नाम से जाने लगा, पूरे देश में फैल गया दोस्तों। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी को ही कहते थे इंदे, अरब क्या कहते, हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे, हिंद कहते थे। याद रखिएगा, हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश का हिंदुस्तान कहा जाने लगा। पूछेगा, मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। कौन सा शब्द से बना है, फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहा। इंदे के आधार पर इसे क्या कहा, अंग्रेज इंडिया कह दिया। पारा बदलते विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। समझिएगा मार्क, पारा बदले विंध्य की पर्वतें, जो विंध्य का जो पर्वत है, विंध्याचल का पर्वत है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य का पूछेगा उत्तर, पूछता क्वेश्चन कि भारत को कौन सा पर्वत है उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांटता है, तो विंध्याचल का पर्वत है। कौन सा पर्वत, विंध्याचल का पर्वत है। उत्तर में इंडो यूरोपियन पारिवारिक भाषाएं बोलने वाले, माने उत्तर में जो लगते हैं वो इंडो यूरोपियन की भाषा बोलते हैं, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार वाले भाषा बोलने वाले के बहुमत है। दक्षिण में कौन सा भाषा बोलता है, द्रविड़ बोलता है, और उत्तर में कौन सा बोलता है, इंडो यूरोपियन की भाषा बोला जाता है। याद रखिएगा, राम झटाक रिवीजन क्लास है दोस्तों, फटाफट देख लीजिए इसको। भारत का जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के लिए मिश्रण से हुआ है,
इस प्रकार है। कौन कौन नस्ल हुआ भारत में, कौन कौन नस्ल मिला है दोस्तों, देख लीजिएगा, है ना। कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, पैलियो मेडिटेरियन, है ना। काकेसाइड, कौन सा काकेसाइड, निग्रोसाइड, मंगोलाइड, ये 5 को प्रजाति है दोस्तों। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड है। भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया। इतिहास के कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में इसे बांट दिया गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन कौन भारत याद रखिएगा, प्राचीन भारत में बांट दिया अलग, मध्यकालीन भारत अलग बांट दिया और आधुनिक भारत इसको अलग बांट दिया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टो सेल्सियस, कौन सा वैज्ञानिक नाम था, क्रिस्टो सेलियस, क्रिस्टो सेलियस, याद रखिएगा। 3 भागों में बांट दिया, कहाँ का था, जर्मनी का था। वो कितने भागों में बांटा, 3 भागों में इसको बांट दिया। जो देखते हैं तो प्राचीन भारत, कौन सा भारत, प्राचीन भारत, कौन सा भारत है, प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत का जानकारी मुख्यतः 4 गो स्रोत है उसका। पहला स्रोत धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों को विवरण से प्राप्त होता है और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। धर्म ग्रंथ कहने का मतलब है जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है उससे कुछ ऐतिहासिक का जानकारी मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों, जो विदेशी लोग आया और कुछ कुछ विदेशी लिख के गया, उसके बारे में यहाँ के लोगों को सोचा समझा और उस पर बुक लिखा, उससे जो प्राप्त होता है। चौथा है जो पहले हमारे पूर्वज उसका यूज किया और उसके आधार पर बहुत सारे चीज़ मिला, बहुत सारे साक्ष्य मिला, उसी के आधार पर मैंने इतिहास को मैंने कहने का मतलब है कि लोग अध्ययन कर करके उसके बारे में लिखा, उसके बारे में जाना और उससे पता चला इतिहास को, जैसे पुरातात्विक शास्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन था, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माना जाते हैं। कौन, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंब उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुषेय मानते, माने वेदों को जो है नित्य अपौरुषेय, यानी अपौरुषेय कहे का मतलब है क्या, इसको पुरुष ने नहीं लिखा है, भगवान ने इसको लिखा है। कौन लिखा है, भगवान ने लिखा है। वेद में कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेदों, चारों वेदों को मिला देंगे ना तो संहिता का वेद कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है, संहिता का वेद कहा जाता है, समझिएगा बात को, संहिता का वेद कहा जाता है। अब आते हैं ऋग्वेद, ऋचाओं को, ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उस क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा जो है उसको क्रमबद्ध यानी पंक्ति बाई पंक्ति ज्ञान को कौन सा, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, 10 तो 28 सूक्त है, 10 तो 28 सूक्त है दोस्तों, कैसा, 10 तो 28 सूक्त है, याद रखिएगा। और पाठ में 11 सूक्तों सहित एवं 10,460 ऋचाएँ हैं। कितना, 10,460 ऋचाएँ। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को ऋषि को होत्रु, अगर जो वेद उसको पढ़ लिया ना उसको होत्रु कहा जाता है। कुछ कहा जाता है होत्रु। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में पूरा जानकारी है। माने इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में चर्चा है, ईश्वर की महिमा के बारे में चर्चा किया गया है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन पूछता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित है कौन सा, ऋग्वेद।
इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री समर्पित गायत्री मंत्र है। यानी तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। कौन सा देवता? सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में, याद रखिएगा दोस्तों। कहा जाता है इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुर्थ समाज कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। माने चार वर्ण समाज, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया। पूछता है बार बार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, यानी ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, याद रखिए, है ना। हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का प्रयोग किया गया। तो अधन शब्द का जब पूछता है ना दोस्तों, ये गाय के लिए, किसके लिए? गाय के लिए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों को व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता। यानी धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियाँ, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मैंने इसका विभेदन ये करता है। अब आते हैं दोस्तों ईसा से पूर्व ईस्वी, यानी ईसा से पूर्व ईस्वी के बारे में। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर के ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, कौन सा? ईसा मसीह, इनके जन्म पर आधारित ईसा मसीह के जन्म से पहले समय ईसा पूर्व कहला। माने ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा होती थी। माने समय का गिनती उल्टा दिशा होता था। शुरू से आता था 1000, तो फिर 999, 998, 997, 996, ऐसे आएगा ईसा पूर्व का गिनती। लेकिन अब का जो गिनती है दोस्तों, अब तो अलग है ना। अब है 2023 आया, 2024 आया, 2025 आएगा। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के समय 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गया। ईसा मसीह के जन्म तिथि का आरंभ सन ईस्वी का सन कहलाए। माने ईसा मसीह को जो जन्म हुआ था उसी से क्या कहलाए? ईस्वी कहलाए। इसके संक्षेप में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है, यानी एनो डोमनी। इसको पूछता है, एडी का फुल फॉर्म पूछता है, एनो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, है ना। आते हैं दोस्तों, पढ़े होंगे कि भगवान 3 पग में पूरे भगवानों को नाप दिए, यानी 3 पग में पूरे लोगों को नाप दिए, है ना। तो बामना अवतार में 3 पगों में आख्यान यानी प्राचीन स्त्रोत ऋग्वेद में मिलता है। यानी बामना अवतार 3 पगों में जो नापे हैं भगवान, 3 पगों में नापे हैं। इंद्र के लिए 250 शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है। माने इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया था, लेकिन अग्नि के लिए कितना? 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया था। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद में के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन इतिहास के साधना में वैदिक साहित्य, जो वैदिक साहित्य था, ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन उसके बाद का महत्व आया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का महत्व आया। कौन ग्रंथ का महत्व? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का महत्व आया। आते हैं अब दोस्तों, रिवाइज हम फटाफट करेगा। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों को संकलन यजुर्वेद कहलाते। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते थे, मैंने जो इसको पढ़ता था उसको अर्धवयु कहा जाता था। यजुर्वेद में यागों के नियमों एवं विधि विधानों संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यागों के नियम एवं विधि विधान को संकलन मिलता है,
क्या मिलता है, संकलन मिलता है। इसमें बलिदान या विधि का वर्णन किया गया। कौन सी, यह वेद में याद रखेगा, बलिदान का वर्णन किया गया। किसका, बलिदान का। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। कौन सा, गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद का अर्थ होता है गान। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गान। इस वेद मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्रातृ कहलाता है। माने इसको जो पढ़ता है उसको उद्रातृ कहते हैं। इसका संकलन करता है ऋग्वेद पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको, सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। याद रखिएगा, यजुर्वेद और तथा सामवेद में किसी प्रकार का ऐतिहासिक घटना मिलवे नहीं करता है। समझिएगा बात को। अथर्ववेद आते हैं। अथर्ववेद ऋषि, अथर्वा ऋषि द्वारा इसे रचित वेद को कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद इसमें संकलित है। कितना, 731 मंत्र और 6000 पद इसमें संकलित है। इससे कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों भी प्राचीनतम है। जैसे अथर्ववेद की कन्याओं में जन्म की निंदा करता। पूछता कि कन्याओं का निंदा कौन करता, तो अथर्ववेद करता। कौन करता, अथर्ववेद करता। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद को महत्व इस बात से है कि इसमें समानता मनुष्य विचार एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। किसका, विचार और अंधविश्वास का वर्णन किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कन्याओं का निंदा किसमें किया जाता है, अथर्ववेद में किया जाता है। समझेगा, 6000 पद इसमें वर्णित है और 731 मंत्र इसमें वर्णित है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र सतवाहन वंश से। और वायु पुराण किससे, तो गुप्त वंश से संबंधित है। अथर्ववेद में परिचित कुरुओं को राजा को कहा जाता है। माने अथर्ववेद में परिचित जो कुरुओं का राजा, कुरुओं को राजा कहा जाता था। कुरुओं को कुछ कहा जाता था, राजा कहा जाता था। तथा कुरु के देश की समृद्धि अच्छा चित्र मिलता है। यानी कुरु लोग जो थे वो देश के समृद्धि में उनका अच्छा योगदान रहा। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा जाता था। सभा और समितियों को प्रजापति का 2 पुत्रियों कहा जाता। पूछता है प्रजापति का 2 पुत्री कौन था, तो सभा और समिति। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन वेद, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन वेद, अथर्ववेद होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वेदों के भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा पूछेगा वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग हैं। ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा हो गया पहला, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया और छंद हो गया। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। माने भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे जो अच्छा विवरण है वो किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्र सर्वा जाते हैं। इनकी संख्या कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य और वायु और विष्णु ब्रह्मा और भागवत में है। कौन कौन, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत में ही है। राजाओं की वंशावली पाया जाता है। किसमें, राजाओं की वंशावली पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराणों सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। कौन सा, संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियों तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि पुराण में लिखा गया है कि स्त्री और क्षुद्र वेद नहीं पढ़ सकता है, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करता था, कहाँ क्या करता था, मंदिरों में क्या करता था। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थितियाँ मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। माने स्त्री का जो दयनीय स्थिति था उस समय गिरा हुआ था दोस्तों, और उसको प्राप्त कहाँ होता था, मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होता था, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री
पूसरा त्रिश मुख दोष। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार अगर जुआ और शराब पीते उसी प्रकार से स्त्री को तीसरा मुख दोष माना गया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता। पूछता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा जाता था, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा जाता। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा जाता है। जावलो उपनिषद में चारों वेद आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जावलो उपनिषद में चारों वेद आश्रमों का कहाँ में लगता है? पूछेगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जावलो उपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। या शुंग काल में मानक ग्रंथ है। एक स्मृति ग्रंथ है जो उसके प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। कौन स्मृति? मनुस्मृति को माना जाता है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। माने बौद्ध भगवान का पूर्व जन्म की कहानी मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जातक में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। इसमें अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता। पूछता है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कीर्तों तथा समकालिकों के साथ साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। समझिएगा बात को। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। कौन? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जा सकता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। उनको कौटिल्य भी कह सकते हैं और विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समझिएगा बात को। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी में 8 तरंग, जिसका संबंध कश्मीर से है। पूछता है कि राज तरंगिणी का संबंध किस राज्य से है, तो कश्मीर से है। उसमें कितने तरंग है, तो 8 तरंग है। कलहन के द्वारा पूछता है। पुस्तक है राज तरंगिणी। कौन सा? राज तरंगिणी का संबंध मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। पढ़ लिए। अब आते हैं अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा या व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा और व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है। पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था को जानकारी प्राप्त करता है। यानी पाणिनि एक लेखक है जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। बस जिसमें इतिहास मौर्य काल का राजनीतिक के बारे में उसमें जानकारी मिलता है दोस्तों। कात्यायन की गर्ग संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। पूछता है कात्यायन की गर्ग संहिता क्या है, तो एक ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में जो होने वाला यवन आक्रमण, कौन आक्रमण? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पंतजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभारत से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। किसका? शुंगों का इतिहास का पता चलता है। अब आते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। यूनानी रोमन से लेखक जैसे टेसियस, याद रखिएगा, यह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियां परिपूर्ण के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। बहुत सा कहानियां जो लिखा है आश्चर्यजनक रूप में लिखा, जो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको अविश्वसनीय माने नहीं मानने वाला माना जाता है।
दूसरा हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इसमें अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में भारत फारस ईरान संबंध वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर ही आधारित है। विवरण किस पर आधारित है? अफवाहों पर ही इसका आधारित है, हेरोडोटस के भी। अब आते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस था, पूछता है नियार्कस, आनेस्टिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस विवरण अधिक प्रमाणिक विश्वसनीय। मैंने सिकंदर के समय जो आया था, कौन कौन? नियार्कस आया था, आनेस्टिक्रेटस आया था तथा अरिस्टोबुलस आया था। इसमें जो प्रमाणिक मिलता है उसको लोगों ने माना है, लोगों ने माना है ना। फटाफट रिवीजन कर लेना है दोस्तों। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका से मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा। मेगास्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? आदर क्या पूछता है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज के विषय में क्या है, लिखने का काम किया था। अब आते हैं डायमेकस या सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। किसका? सीरिया नरेश अंत्योकस राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है, मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा इसका विवरण मिलता है। डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। कौन सा दरबार में? अशोक के दरबार। पूछता है डायनिसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था दोस्तों। टॉलमी से दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल के नाम से जाना जाता है। भारत का भूगोल किसको कहा जाता है? टॉलमी को कहा जाता है। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भागल का पूछता है क्वेश्चन, भारत का भूगोल किसको कहा जाता है? टॉलमी को। प्लिनी इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। पूछता है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्लिनी ने लिखा, जिसमें पशु पेड़ पौधे खनिज संपदा पदार्थ के बारे में वर्णन इसको भी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक नहीं जानकारी है दोस्तों। यह करीब 80 ईस्वी हिंद महासागर यात्रा पर आया और उस समय बंदरगाहों तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी मिलता है, लेकिन किसने लिखा, कब लिखा, कोई अते पता नहीं इसका है। आते हैं फाहियान, जो चीनी लेखक है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया? फाहियान आया। इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता तथा सुखी एवं समृद्ध बताया। 14 वर्ष तक भारत में रहा। पूछता है फाहियान कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक रहा। किस राज्य को वर्णन किया? तो मध्य प्रदेश को रहा, उसके बारे में सुखी संपन्न बताया। अब आते हैं संगम, यह 518 में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा के बौद्ध धर्म की प्राप्ति किया, माने 3 वर्ष तक के बौद्ध धर्म का एकत्रित करने का काम किया, बौद्ध धर्म की जानकारी जुटाने का काम किया। कौन? संयुग्न। कब आया? 518 ईस्वी में आया। अब आते हैं हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, यानी 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा किया। कितना साल? 1 साल तक रहा। उसके बाद सर्वप्रथम यह भारत राज कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपीसा पहुंचा। पूछता है भारत सबसे पहले हेनसांग आया, 1 वर्ष की यात्रा किया, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो कपीसा में पहुंचा था। भारत 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी चीन लौटा गया। मैंने 645 ईस्वी में वो कहा, चीन वापस चला गया दोस्तों, यानी 15 वर्षों तक उन्होंने रहा। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों के एकत्रित कर जाने के लिए आया। इसका वर्णन शिवांगी में मिलता है। इसका वर्णन किसमें मिलता है? शिवांगी के नाम परिचित पुस्तक में मिलता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है।
समझेगा। समाज, धर्म और राजनीति के बारे में इसका विवरण मिलता है दोस्तों। कहता कि 138 देशों को जो विवरण मिलता है, तो इसके बारे में, इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया। किसका किसका? बुद्ध के प्रतिमा का पूजा किया और सूर्य और शिव का भी प्रतिमा का पूजा किया। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जिस समय हिंसांग आया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके दर्शन के लिए? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। कौन? इत सिंह 7वीं शताब्दी में आया, भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय उस समय का इन्होंने अपने वर्णन किया दोस्तों। अब आते हैं अलबरूनी के बारे में, जो अरबी लेखक है। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। पूछता, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, अलबरूनी किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। यह अरबी में लिखी गई कृति किताबुल हिंद, कौन सा? किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है। धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यापक विभाजन है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि सुंदर पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। आदि सुंदर पर प्रकाश डाला गया। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।